Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इनोलेट आयन द्वारा किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। तो उसमें सर्वप्रथम हमने देखा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं उसकी सक्रियता विभिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों में किस प्रकार से होती है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे डाईएथिल मैलोनेट का एल्किलीकरण। मैलोनिक अम्ल के डाईएथिल एस्टर को डाईएथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर कहते हैं और इसे बनाने के लिए निम्न अभिक्रिया क्रमों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके मैलोनिक एस्टर का संश्लेषण किया जाता है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। इसकी जब Cl2 से क्रिया करवाते हैं तो क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर इसकी KCN से क्रिया करवाएंगे तो जो Cl है वो साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। फिर इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे तो ये एसिटिक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका C2H5OH की प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ इथॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैलोनिक एस्टर का निर्माण होता है, जो कि एक अत्यंत उपयोगी अभिकर्मक है। इसकी सहायता से हम कई प्रकार के अम्लों का संश्लेषण करते हैं। मैलोनिक अम्ल निम्न अभिक्रिया कर्मों से गुजरकर अंतिम उत्पाद के रूप में अल्फा प्रतिस्थापी एसिटिक अम्ल बनाता है। ये क्या है? डाईएथिल मैलोनेट। जब इसकी सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा? सोडियम जुड़ेगा, फिर ये सोडियम किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? आर समूह के द्वारा। फिर जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवा के जब गर्म करेंगे तो क्या मिलता है हमको? अल्फा प्रतिस्थापित एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे मैलोनिक एस्टर की जब सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका मोनोसोडियम लवण बनता है, जिसका कि एनायन इनोलेट ऋणायन द्वारा अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। यह है मैलोनिक एस्टर। जब सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है? एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे और C2H5OH बाहर निकल जाता है और सोडियम यहाँ आ जाता है। फिर इस ऋणायन का क्या होता है? जैसे यहाँ माइनस ये यहाँ बंद बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? सोडियम आयन। फिर ये वाला बॉन्ड, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रतिस्थापित होंगे, यहाँ बंद बनेगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये टूटेगा और ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ सोडियम। तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस के द्वारा जो मोनोसोडियम लवण बन रहा है वो क्या हो जाता है? स्थायी होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जब इन सोडियम लवणों की हम किसी हैलोजन व्युत्पन्न से क्रिया करवाते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा सोडियम हैलाइड यहाँ से निकल जाता है और एल्किल प्रतिस्थापी मैलोनिक एस्टर बनता है। तो ये R यहाँ अटैच हो जाएगा और NaX यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बना? मोनो एल्किल व्युत्पन्न। इसी प्रकार से हम देखें कि जो सोडियम लवण है यदि इस प्रकार के जो साइक्लिक कंपाउंड से करें तो यहाँ क्या होगा? NaBr निकल जाएगा और ये जो साइक्लोहेक्सेन वाली जो रिंग है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। यदि एल्किल हैलाइड तृतीयक या टर्सरी नेचर का है तो SN2 के स्थान पर एलिमिनेशन अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न। और क्या बनते हैं उससे? एल्कीन। जैसे ये टर्सरी कार्बन परमाणु है तो जब हम मैलोनिक एस्टर के सोडियम लवण की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनती है? एल्कीन। जब एल्किल प्रतिस्थापित मैलोनिक एस्टर का हम क्या करवाएं? जल अपघटन, तो प्रतिस्थापित मैलोनिक अम्ल बनते हैं RCS C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5। जब इसकी उबलते हुए बेस के साथ क्रिया करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलोनिक एसिड में। जब मैलोनिक अम्ल अथवा इसके प्रतिस्थापी व्युत्पन्न को फिर क्या करते हैं? गर्म किया जाता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, क्योंकि इन यौगिकों में एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक अर्थात 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, जो कि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर CO2 का एक अणु निकलकर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं। गर्म करेंगे यहाँ से CO2 निकलेगी और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर हमें प्राप्त
होते हैं। मोनो व डाई एल्किल मैलोनिक अम्ल का सिंथेसिस। मोनो अथवा डाई एल्किल मैलोनिक एस्टर के जल अपघटन से ये यौगिक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एथिल मैलोनिक अम्ल का निर्माण निम्न प्रकार से करवाया जाता है। यह है मैलोनिक एस्टर। जब इसकी सोडियम इथाक्साइड और एल्किल आयोडाइड के साथ एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या होगा, यहाँ सोडियम अटैच होगा, फिर वो C2H5 के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। फिर इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो C डबल बॉन्ड OH एथिल मैलोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे डाई मैथिल मैलोनिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उसका निर्माण करने के लिए मैलोनिक एस्टर का 2 बार क्या करवाया जाता है, एल्काइलेशन। मोनो एल्किल मैलोनिक एस्टर में अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या रहता है, अम्लीय प्रकृति का। जैसे यहाँ देखें ये हो गया, फिर ये अम्लीय प्रकृति का बचता है तो इसकी सोडियम एथोक्साइड जैसे प्रबल क्षार से मोनो एल्किल यौगिक इनोलेट आयन बनाएगा जो कि एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा डाई एल्किल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ये है इसकी सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ सोडियम परमाणु अटैच होगा और C2H5OH बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया होगी तो यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा और R यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें डाई एल्किल मैलोनिक एस्टर प्राप्त होता है। मैलोनिक एस्टर का जब 2 बार मिथाइलेशन करवाएंगे तो डाई मैथिल मैलोनिक एस्टर बनेगा जो कि जल अपघटित होकर डाई मैथिल मैलोनिक अम्ल बनाता है। यह मैथिल मैलोनिक एस्टर सोडियम इथोक्साइड एल्किल हैलाइड, फिर ये बन जाएगा मैथिल यहाँ अटैच हो जाएगा, फिर इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन, तो क्या प्राप्त होता है हमें, डाई मैथिल मैलोनिक अम्ल। अब हम एथिल मैथिल मैलोनिक अम्ल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो इसका क्या फार्मूला है, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड OH COOH। बनाने के लिए हम एक एक करके पहले दोनों एल्किल समूह का प्रवेश करवाते हैं, फिर उसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन। तो ये है मैलोनिक एस्टर, सोडियम एथोक्साइड प्लस एथिल आयोडाइड C2H5 प्रवेशित हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, एथिल मैलोनिक एस्टर। वापस से फिर सोडियम इथोक्साइड और मैथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एथिल मैथिल मैलोनिक एस्टर। इसका अब हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन, तो यहाँ पर क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल मैथिल मैलोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए एसिटोएसिटिक एस्टर की तुलना में मैलोनिक एस्टर अधिक अच्छा रहता है और जहाँ तक संभव हो इसी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इच्छित कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखकर उसमें से CH-COOH समूह को अलग करके देखते हैं और शेष दोनों संयोजकताओं पर कौन सा एल्किल समूह है वही एल्किल समूह मैलोनिक एस्टर में प्रवेश करवाकर उसे KOH के साथ जल अपघटित करवाकर HCl से अम्लीकृत करते हैं और अवक्षेपित मुक्त अम्ल को गलनांक से ऊपर गर्म करते हैं और हमें इच्छित मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूटेनिक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये वाला जो समूह है मैलोनिक ग्रुप का, तो हमें क्या प्रवेशित करवाना होगा, इसमें एथिल समूह की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको, मैलोनिक एस्टर लिया, उसकी में सोडियम इथोक्साइड और एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एथिल मैलोनिक एस्टर। अब इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और क्या प्राप्त होगा हमें, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से हम ब्यूटेनिक अम्ल को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डाईमेथिल एसिटिक अम्ल। डाईमेथिल एसिटिक अम्ल का क्या फार्मूला है, CH3 CH COOH। तो इसे प्राप्त करवाने के लिए हमें 2 मैथिल समूह की आवश्यकता है तो इन्हें प्रवेशित कराना होगा। तो मैलोनिक एस्टर के जब 2 सोडियम इथोक्साइड और 2 मैथिल आयोडाइड अणुओं के साथ क्रिया करवाती है तो निम्न प्रकार से एस्टर मिलता है। इसका फिर जल अपघटन कराते हैं तो ये
एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा, डाईमेथिल एसिटिक अम्ल। इसके दूसरे नाम क्या है, आइसोब्यूटेरिक अम्ल या 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है एन वैलेरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है एन वैलेरिक अम्ल का, CH3CH2CH2CH2COOH। इसमें कौन सा समूह प्रवेशित करवाना होगा हमें, एन प्रोपिल समूह। तो मेलोनिक एस्टर की क्रिया जब सोडियम इथेक्साइड एवं प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है एन से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेलोनिक एस्टर। इसका जल अपघटन करवाएंगे तो एसिड प्राप्त होता है और एसिड को जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एन वैलेरिक अम्ल। इसी प्रकार से 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल बनाने के लिए पहले एथिल और उसके बाद मेथिल समूह का मेलोनिक एस्टर में प्रवेश करवा कर क्रम से उसका फिर जल अपघटन करवाते हैं, फिर विकार्बोक्सिलीकरण करवाया जाता है और हमें 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। जब मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम लवण की CH2 होल NX2, जहाँ की N क्या है 0, 1, 2 आदि हो सकते हैं, अर्थात अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के साथ संघनन करवाया जाए और फिर उस उत्पाद का जल अपघटन करवाकर गर्म किया जाए तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ देखिए CH2NI2 कि जब हम क्रिया कराएं मेलोनिक अम्ल के सोडियम लवण के साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2NaI, CH यहाँ बीच में जुड़ जाएगा। फिर इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम देखेंगे इससे हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सक्सिनिक अम्ल। तो सक्सिनिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, CH2COOH होल ट्वाइस। चूंकि CH2N के स्थान पर कुछ भी नहीं है, अर्थात यहाँ N क्या है 0, अतः इसके निर्माण में मेलोनिक एस्टर के सोडियम लवण की केवल किससे क्रिया करवाते हैं, आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं। तो आयोडीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो मेलोनिक एस्टर है इसकी आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2NaI। ये कार्बन कार्बन यहाँ बंद बना लेंगे। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। जल अपघटन करवाने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। फिर इसको यदि हम गर्म करें तो यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, सक्सिनिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसमें एडिपिक अम्ल, CH3CH2COOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या होगा, 2 CH2COOH समूह के मध्य में CH2CH2 समूह है, अर्थात मेलोनिक एस्टर के सोडियम लवण की क्रिया किसे कराएंगे, XCH2CH2X अर्थात एथिलीन हैलाइड के साथ करवानी होगी। तो यहाँ ये मेलोनिक एस्टर के 2 अणु ले लिए, CH2I और CH2I अर्थात एथिलीन हैलाइड ले लिया। अब इसकी जब हम क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से NaI और इधर से NaI निकल जाएगा, अर्थात 2 सोडियम आयोडाइड के अणु बाहर निकल जाएंगे और बीच में क्या जुड़ जाएंगे, यहाँ CH2CH2। फिर इसका हम जब हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इसको जब हम गर्म करते हैं और अधिक, तो यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, एडिपिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम एडिपिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेलोनिक एस्टर से सक्सिनिक अम्ल बनाने की एक अन्य विधि है जो कि निम्न समीकरण के द्वारा हम देख सकते हैं। यह है मेलोनिक एस्टर का सोडियम लवण। इसकी क्रिया किससे करवाएं हम, एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। फिर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CH2CO C2H5। फिर इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यदि हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सक्सीनिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का और डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का मेलोनिक एस्टर के सोडियम लवण के द्वारा हम सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू।